चलिए, अब हम शुरू करते हैं स्कल्पचर को। अगर स्कल्पचर की बात करते हैं हम, तो आपने अभी इससे पहले वाले पार्ट में देखा था कि किस तरीके से स्तूपा से जो स्कल्पचर थे, मूर्तियाँ थीं, उन्हें यहाँ से निकाल लिया गया और फिर उन्हें यूरोप ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि वो लोग इन मूर्तियों को सुंदर मानते थे, उनका मानना था ये मूर्तियाँ वैल्यूएबल होती हैं, यानी कीमती होती हैं और वो इन्हें अपने साथ रखना चाहते थे, यूरोपियंस, इसीलिए वो यहाँ से ले गए। अब इनमें से कुछ मूर्तियों पर हम क्लोज़ली इन्हें देखते हैं। तो बच्चों, अब इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस क्या बनती है? सबसे पहले इस टॉपिक से समझना, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, जो कि होगा आपको पिक्चर आइडेंटिफाई करने का। उसके लिए इस चैप्टर की जो पिक्चर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस थीम की, तो ध्यान से समझिएगा इस सबको। पहले देखते हैं स्टोरीज इन स्टोन, यानी पत्थरों में गढ़ी गई कहानियां। ठीक है, पत्थर में कैसे कहानियां बताते हैं हमें, इसको देखते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा इधर से उधर घूमने वाले स्टोरी टेलर्स के बारे में, जो कि अपने पास में स्क्रॉल्स रखते हैं। स्क्रॉल्स का मतलब होता है वो चरण चित्र, ये चल चित्र होता है, मतलब एक वो होता है कपड़ा, कपड़े की पट्टियां होती हैं, उस पर अलग अलग फोटोज बने होते हैं जिनकी मदद से वो कहानियां सुनाता है, या कागज की होती हैं जिन पे फोटो बने होते हैं, है ना, इनकी तरफ पॉइंट कर करके वो पिक्चर की कहानी को हमें समझाने की कोशिश करता है। इसी तरीके से अगर हम फिगर नंबर 4.13 को देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा 4.13 को, ये रही 4.13। अगर हम इसको देखते हैं तो बच्चों आप लोग ऐसे ही देखो, ऐसा लग रहा है ना ये गांव की एक झोपड़ी है, ये गांव वाले हैं सारे इसके चारों तरफ, ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा है? तो बेटा अगर हम देखें, तो जो फिगर नंबर 4.13 है, उसे अगर हम एक नज़र देखें पहले, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये गाँव का एक सीन है ना? जिसमें हमें हट्स दिखाई दे रही हैं, कच्ची हम जो उसकी बनी हुई है, फंटियों की बनी हुई हट्स हैं वो दिख रही हैं, पेड़ वगैरह दिख रहे हैं और गाँव के लोग दिख रहे हैं। लेकिन जब आर्ट हिस्टोरियंस कौन होते हैं? जो कि पिक्चर्स वगैरह की जो आर्ट वगैरह होती है उसको पढ़कर हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं, हिस्ट्री को रीड करते हैं, वो आर्ट हिस्टोरियंस कहलाते हैं। इन लोगों ने केयरफुली इन स्कल्पचर को, इन मूर्तियों को स्टडी करा, सांची में खास तौर पर। तब इन्होंने ये आइडेंटिफाई करा कि ये वाली जो फोटो है, ये एक स्टोरी से ली गई है जिसका नाम है वेशांतर जातक। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये वाली अगर आपसे पूछा, कभी पूछ लिया गया कि अगर ये वाली स्टोरी, ये फोटो आ गई और बताइए पहचानिए ये क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? सांची की स्कल्पचर है जो कि वेशांतर जातक से ली गई है। ये स्टोरी बता रहा है किसके बारे में? एक बहुत ही दयालु प्रिंस थे। ये बहुत ही दयालु प्रिंस का जोड़ा था, है ना, जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को दान में दे दिया। उसके बाद वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ जंगलों में रहने के लिए चला गया, जैसा कि हमें इस केस में देखने को मिलता है। तो हिस्टोरियंस कई बार स्कल्पचर के मीनिंग को समझने के लिए उस स्कल्पचर को टेक्सुअल एविडेंस के साथ में, यानी जो लिखित टेक्स्ट थे उनके साथ में कंपेयर करके देखते थे, ताकि इनका मतलब समझ सकें। जैसे कि अब हम इनमें समझेंगे, इन वाले फोटोज में समझेंगे, ठीक है। हर फोटो किस चीज का है, हर स्कल्पचर यानी हर ये मूर्ति किस चीज की है, इसको समझने की कोशिश करना है इन सबको। ठीक है, तभी हम समझ पाएंगे पेपर में, तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे इस तरीके के क्वेश्चन, वरना तुक्का मारते रहोगे। सिंबल्स ऑफ वर्शिप की बात करते हैं। वर्शिप के सिंबल्स कौन कौन से थे, ठीक है, किन से हमें पता चलता है कि लोग वर्शिप करते होंगे। तो आर्ट हिस्टोरियंस ने जो गौतम बुद्धा की हैगियोग्राफीज थी, यानी हैगियोग्राफीज क्या होता है बेटा? जब किसी संत की बायोग्राफी लिखी जाती है, तो उससे कई चीजों को जोड़ने की कोशिश करी है ताकि बुद्धिस्ट स्कल्पचर को समझा जा सके। हैगियोग्राफीज के अकॉर्डिंग देखें तो गौतम बुद्धा को जो एनलाइटमेंट मिली थी, यानी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो एक पेड़ के नीचे हुई थी। ये रहा पेड़, दिख रहा है एक पेड़, ये, इस पेड़ का नाम हो गया बोधि वृक्ष। बहुत सारे अर्ली स्कल्पचर्स थे, यानी जो मूर्ति बनाने वाले लोग थे, उन्होंने कभी बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में शुरू में नहीं दिखाया। वो इसकी जगह पर बुद्धा की जगह पर कई अलग अलग तरीके के सिंबल्स का इस्तेमाल किया करते थे। जैसे खाली, ये खाली सीट दिखा दी, ठीक है, देखो ये पेड़ के नीचे खाली सीट दिख रही है आप लोगों को, ये पेड़ हो गया और इस पेड़ के नीचे एक खाली सीट हो गई। तो इस तरीके से खाली सीट के द्वारा दिखाया जाता था इन्हें, गौतम बुद्धा को, और स्तूपा के द्वारा दिखाया जाता था। ये रहा स्तूपा, स्तूपा की मदद से दिखाया जाता था, जो कि किस चीज को दिखाते हैं? महापरिनिर्वाण को दिखाते हैं। अब ये महापरिनिर्वाण क्या होता है? जब हम इस शरीर को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे तो कहलाएगा परिनिर्वाण, और गौतम बुद्ध ने करा तो उनका कहलाया महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो ये जो ये है खाली सीट है या स्तूपा है, ये महापरिनिर्वाण के सिंबल की तरह यूज किए गए, इसलिए गौतम बुद्धा को शुरू में नहीं दिखाया गया स्कल्पचर्स के द्वारा। जो इसके अलावा एक और फ्रिक्वेंटली यूज सिंबल है बेटा, वो है ये चक्र।
ठीक है, ये चक्र है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, व्हील का इस्तेमाल किया जाता है गौतम बुद्धा के बारे में बताने के लिए। बेसिकली किस चीज को दिखाता है, देखो गौतम बुद्धा ने गया में, ठीक है, गया में ज्ञान की प्राप्ति करी और बड़ के वृक्ष के नीचे करी, तो वो बौद्ध वृक्ष कहलाया, ये बौद्ध गया हो गया। इसके बाद गौतम बुद्ध उत्तर प्रदेश की एक जगह है सारनाथ, ठीक है, सारनाथ में आए, यहाँ पर इन्होंने पहली बार उपदेश दिया। ठीक है, गौतम बुद्धा ने पहली बार सरमन कहाँ दिया, सारनाथ में। इसी उपदेश को कहा गया बेटा धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, इसको क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन। तो ये जो चक्र है, ये जो चक्र का सिंबल था, ये गौतम बुद्धा के पहले सरमन को बारे में बताता है। सरमन जो उन्होंने दिया था, जो उपदेश दिया था सारनाथ में, इसके बारे में बताता है, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। तो अगर ये फोटो आ जाए तो आप इसे कैसे पहचानोगे, इट इज अ सिंबल ऑफ धर्म चक्र परिवर्तन ऑफ बौद्ध ट्रेडिशन। तो ऐसा ऑब्वियस है कि इस तरीके के जो स्कल्पचर्स थे, मूर्तियां थी, उन्हें हम एकदम से देख के नहीं समझ सकते, उनका कोई लिटरली एकदम से उन्हें नहीं समझा सकता, उनका शाब्दिक अर्थ नहीं है कोई भी। एग्जाम्पल के लिए एक पेड़, द ट्री डज नॉट स्टैंड सिंपली फॉर अ ट्री, एक पेड़ का मतलब सिर्फ एक पेड़ नहीं होता। जबकि किस चीज को दिखा रहा है, ये गौतम बुद्धा के लाइफ के उस इवेंट के बारे में बता रहा है जब गौतम बुद्धा ने ज्ञान की प्राप्ति करी थी। तो अगर हम पेड़ को रीड करेंगे, एक पेड़ की फोटो को, तो हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे क्या मतलब है उसका। इसीलिए इन सिंबल्स को समझने के लिए जो हिस्टोरियंस थे, हिस्टोरियंस ने पहले गौतम बुद्धा से रिलेटेड जो ट्रेडिशंस थे, है ना, जिनको इन आर्ट वर्क के रूप में प्रोड्यूस किया गया था, उन ट्रेडिशंस को समझने की कोशिश करी है। उसके बाद ही इन जो ये मूर्तियां मिली हैं हमें, स्कल्पचर मिले हैं, उनके अर्थ तब समझ में आए हमें। फिर बात करते हैं हम पॉपुलर ट्रेडिशंस की, कौन कौन से ट्रेडिशंस थे जो कि काफी पॉपुलर थे उस समय पर। तो बेटा दूसरी जो मूर्तियां मिली हैं सांची में, वो डायरेक्टली बुद्धिस्ट आइडियाज से इंस्पायर नहीं थी। जैसे आप सोचो, ये पेड़ पे झूलती हुई एक महिला की फोटो, ये कहाँ से कहाँ तक बुद्धिस्ट से जुड़ी होगी। क्या इसका मतलब तपस्या है, क्या इसका मतलब त्याग है, क्या इसका मतलब मोक्ष है, क्या इसका मतलब शांति है, धर्मचक्र परिवर्तन है, कहीं से कहीं तक बुद्धिज्म से रिलेटेड नहीं है। है ना, तो इसमें एक बहुत सुंदर सी औरत की मूर्ति मिली है जो कि पेड़ पर झूल रही है, जो कि गेटवे के किनारे पर लगी हुई थी। है ना, गेटवे के किनारे पे इस तरीके की मूर्ति मिली जो कि पेड़ पे झूलती हुई एक बहुत सुंदर महिला की थी। अब इसे गौतम बुद्धा से कहाँ से जोड़ा जाए। है ना, शुरुआत में जो स्कॉलर्स थे वो काफी ज्यादा कंफ्यूज रहे इस इमेज को लेकर। वो इसको समझ नहीं पाए, ठीक है, उसे रिनंशिएट नहीं कर पाए कि ये है किस चीज के बारे में। लेकिन जब बाद में एग्जामिन किया गया आर्ट हिस्टोरियंस के द्वारा या दूसरी लिटरेरी ट्रेडिशंस के साथ में, तब ये रियलाइज किया गया कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है, यानी ये जो मूर्ति बनाई गई है, ये संस्कृत की एक शाल भंजिका, संस्कृत में शाल भंजिका लिखी गई है, शाल भंजिका के बारे में बताया गया है। शाल भंजिका क्या था, ऐसा एक पॉपुलर बिलीफ रहा है कि एक औरत थी, है ना, शाल भंजिका, जो कि जिस पेड़ को छू दिया करती थी उस पेड़ पर फूल आने शुरू हो जाया करते थे, उस पेड़ पर फिर फल आने शुरू हो जाया करते थे। तो इसे ऑस्पिशियस सिंबल यानी शुभ चीज का, अच्छी चीज का सिंबल माना गया है। इसीलिए इसे स्तूपा के बाहर डेकोरेट कर दिया गया, है ना, ताकि खुशहाली लेकर आए। शाल भंजिका का जो मोटिव है, उससे पता चलता है कि कई लोग ऐसे रहे होंगे जो इससे पहले संस्कृत ट्रेडिशन को यानी हिंदुज्म को मानते होंगे, बाद में वो बुद्धिज्म में ज्वाइन हुए होंगे। अब एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं बेटा जैन लोगों का। तो जैन लोग पहले हिंदू थे, उसके बाद जाके जैन बने, लेकिन ये यहाँ पर दिवाली मनाते थे तो ये यहाँ पर भी दिवाली मनाते हैं, ये यहाँ पर होली मनाते थे तो ये यहाँ पर भी होली मनाते हैं। अपना रीजन को छोड़ दे देते हैं कि इस दिन हमें जो महावीर थे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इस दिन महावीर वापस शहर को लौट कर आए, रीजन कुछ भी बना देते हो, लेकिन वो ट्रेडिशन को क्या ले गए, हिंदुइज्म से जैनिज्म में ले गए। इसी तरीके से शालभंजिका वाले से पता चलता है कि ऐसे लोग जो कि बुद्धिज्म से पहले थे, वो उस ट्रेडिशन को शुरुआती बुद्धिज्म या बाद में जो नॉन बुद्धिस्ट बिलीफ थे उनको भी बुद्धिज्म में ले गए। ठीक है, उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस को, अपने बिलीफ्स को, अपने आइडियाज को बुद्धिज्म के साथ में जोड़ दिया। इनमें से अगर देखें तो एक रिकरेंट मोटिव है स्कल्पचर का, इन द स्कल्पचर एट सांची वर एविडेंटली ड्राइव फ्रॉम दिस ट्रेडिशन, जिसमें से हमें ये जो सांची का जो स्कल्पचर है उसका जो मोटिव है उससे हमें इन ट्रेडिशंस के बारे में पता चलता है। इसके अलावा कुछ और इमेजेस भी थी बच्चों, जैसे ये वाली इमेज देखो, ये वाली इमेज देखना, ठीक है, हाथी की दिख रही है। इसके अलावा कुछ और इमेजेस भी थी, इनमें से कुछ तो बहुत ही फाइनेस्ट डिस्क्रिप्शन डिपिक्शंस थे, यानी बहुत ही सुंदर तरीके से उभार के जानवरों को दिखाया गया था। ये जो जानवर थे, इनमें कौन कौन से जानवर थे जरा ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से जानवर का बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में मोटिव्स नहीं मिले हैं। ठीक है, नहीं मिले हैं पूछा जाएगा।
तो एलिफेंट थे, हॉर्सेस थे, मंकी और कैटल, ठीक है, गाय भैंस, हाथी, घोड़े और बंदर, इनके मोटिफ हमें मिले हैं। जबकि जो जातक हैं, जातक क्या कहानी, इनमें कई कहानियां ऐसी हैं जो एनिमल स्टोरीज से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें सांची में मूर्ति के रूप में दिखाया गया है। इट इज लाइकली दैट, ऐसा ऐसा प्रतीत होता है कि कई इनमें से ऐसे जानवर थे, है ना, जिन्हें कार्व किया गया है, मतलब जिन्हें पत्थरों पर गोदा गया है, ताकि देखने वालों को एक जिंदा सीन जैसा पता चल सके। जैसे हमें से देखें तो ऐसा लगे कि लाइफ लाइक पेंटिंग है, या हमें ऐसा लग सके कि एक ऐसा जीवित सीन है ये। इसके अलावा बात करते हैं, जो जानवर थे उनका कई बार इस्तेमाल ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को दिखाने के लिए भी किया जाता था, है ना, इंसानी जो हमारा बिहेवियर है उसको दिखाने के लिए भी जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे अगर यही हाथी की बात करते हैं बच्चों, हाथी, तो हाथी का इस्तेमाल इंसानी जो ताकत थी, स्ट्रेंथ थी और बुद्धिमत्ता थी, विजडम थी, इसको दिखाने के लिए हाथी का इस्तेमाल किया जाता था। चलिए, इसी तरीके से बेटा एक और मोटिफ है, ठीक है, एक और मोटिफ है, इधर देखिए ये वाला मोटिफ देखते हैं, ये मोटिफ जिसमें बीच में एक लेडी है और इसके इधर इधर हाथी है। तो एक और मोटिफ है वुमेन का, जो कि लोटस पे बैठी है और उसके इधर उधर हाथी है। ऐसा लगता है कि जो हाथी है वो इनके ऊपर पानी छिड़क रहे हैं, है ना, ये प्रथा, यानी ये जो करना था, इस तरीके से पानी डालना होता है, इसे कहते हैं अभिषेक करना, ठीक है, कॉन्स्क्रेशन कर रहे हैं, कॉन्सिक्रेशन या अभिषेक किया जा रहा है उस वुमन का हाथियों के द्वारा। जबकि कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये माया है। माया कौन? गौतम बुद्धा की मदर है। दूसरे आइडियाज के द्वारा इन्हें अगर आइडेंटिफाई किया जाए तो ये एक गॉडेस है हिंदुइज्म की, जिन्हें गजलक्ष्मी कहते हैं, ठीक है, गजलक्ष्मी ऐसी लक्ष्मी का दूसरा रूप है जो कि गज के बीच में पाई जाती है, हाथियों के बीच में पाई जाती है। लिटरली गॉडेस ऑफ गुड फॉर्चून, जिन्हें एक अच्छे भाग्य की देवी माना जाता है, जो कि हाथियों से जुड़ी हुई हैं। इट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट डिवोटीज हु सॉ दीज स्कल्पचर, लेकिन जो भक्त हैं किसके, खास तौर पर उसके बुद्धिज्म के और हिंदुज्म के, वो दोनों ही इसे अपने अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। हिंदू वाले इसे गजलक्ष्मी की तरह देखते हैं, जबकि अगर हम बात करें गौतम बुद्धा की बुद्धिज्म के, तो वो इसे माया के रूप में देखते हैं कि गौतम बुद्धा की मम्मी है ये, मदर है। कंसिडर टू द सरपेंट। अब बच्चों इसकी बात करते हैं, इस वाली फोटो की, ठीक है, ये सरपेंट है, नहीं, एक सांप का फोटो दे रखा है हमें सांची में, इस तरीके की मूर्ति मिली है। तो अगर हम इस सरपेंट को देखते हैं, सांप को देखते हैं, जो कि हमें कई पिलर्स पर देखने को पाया गया, कई पिलर्स पे इसके वो मोटिफ बने हुए थे। ये जो मोटिफ है, ऐसा लगता है कि इसे भी दूसरे पॉपुलर ट्रेडिशन से लिया गया है, जिनको रिकॉर्ड में मतलब टेक्स्ट में रिकॉर्ड नहीं किया गया था, जिनके बारे में टेक्स्ट में नहीं लिखा गया कि सांप की क्या इंपॉर्टेंस है। इंटरेस्टिंगली अगर हम देखें तो और भी ज्यादा मनोरंजक तौर पर देख सकते हैं, तो एक बहुत ही अर्लीस्ट मॉडर्न आर्ट हिस्टोरियंस हैं, ठीक है, अर्लीस्ट जो सबसे शुरुआती मॉडर्न आर्ट हिस्टोरियंस, यानी जो आज के हिसाब से मॉडर्न आर्ट हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहास को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिनका एक का नाम है जेम्स फर्ग्यूसन, ठीक है, नाम याद रखना जेम्स फर्ग्यूसन का। इन्होंने कंसीडर करा कि जो सांची है टू बी अ सेंटर ऑफ ट्री एंड सरपेंट वर्शिप, कि ये एक ऐसा जगह थी जहां पर पेड़ों की और सरपेंट की यानी सांपों की पूजा की जाती होगी। यानी इन्होंने सांची के स्तूप को ये समझ लिया कि यहाँ पर पेड़ और सांपों की पूजा करने वाली जगह है ये। वो बुद्धिस्ट लिटरेचर से तो जानकारी थी नहीं, उन्हें फेमिलियर थे नहीं, है ना। तो इसीलिए वो इन सबको प्रॉपर तरीके से ट्रांसलेट नहीं कर पाए, और वो क्या समझ गए कि एक मंदिर है जहाँ पर पेड़ों की, जहाँ पर जानवरों की या सरपेंट्स की पूजा की जाती है। और वो इस कंक्लूजन पे पहुंच गए सिर्फ इन इमेजेस को रीड कर कर अपने आप से, जबकि उन्हें बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में कुछ भी इधर उधर का पता नहीं था।